Good morning students, I am Manish Gupta from Shujyoti Education Group. Today we will study political science, second chapter, era of one party dominance. तो बेटा इस टॉपिक का लेसन नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस द एरा ऑफ डोमिनेंस को बोल सकते हैं हम। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन है पॉइंट्स है हमारे इंट्रोडक्शन और जो डोमिनेशन सबसे पहले जिस पार्टी का सामने आया दैट इज कांग्रेस डोमिनेशन। अब इसके पीछे क्या रीजन थे, दैट इज रीजन्स बिहाइंड द कांग्रेस डोमिनेशन। क्या रीजन थे जिसकी वजह से कांग्रेस का डोमिनेशन बना रहा। कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। अब उसके बाद में जो कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म हुआ तो फिर दूसरी पार्टी एग्जिस्टेंस के अंदर आई जिसके साथ में कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी मैच खाया करती थी उसके साथ में मिलकर इससे गवर्नमेंट बनाई, दैट इज द कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, तो इसके बाद में आपकी नई नई पार्टी अपोजिशन पार्टी सामने आई और रिकैपिटुलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर कि भाई आखिर में क्या था। तो 1947 के अंदर हमने इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी। जो इंडिपेंडेंस हमने गेन करी ऑब्वियसली बात है काफ़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आई। जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ 2 पार्ट्स के अंदर कंट्री डिवाइड हो गया, इंडिया पाकिस्तान। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन थी जिसके बीच के अंदर कंट्री की कंडीशन को रन करना था। जो मेजर चैलेंज था नेशन के सामने कि भाई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जिसके बेस के ऊपर कि उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल बने। तो जो हमारे लीडर्स थे उन लीडर्स ने इस प्रॉब्लम नहीं माना बल्कि एक तरीका माना कि भाई इसके थ्रू ये जो हमारे सामने जो सर्कमस्टांसेस आ रही है, जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, हम इसको कैसे ओवरकम करें। एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लिया था। उसके बेस के ऊपर हमारे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को उन्होंने डिसाइड करने की सोचा। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैनी कंट्री, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी की, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यूरोपियन और अमेरिकन दूसरे जो वर्ल्ड के कंट्रीज थे वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करते थे कि भाई इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी हो सकती है। रीजन भी क्लियर, क्योंकि बिकॉज मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑप्टेड फॉर नॉन डेमोक्रेटिक रूल। वहां पर डेमोक्रेसी को उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं करा था। 1945 के वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे जो कंट्री, जितने भी कंट्री इंडिपेंडेंट हुए थे, ज्यादातर कंट्रीज में जो गवर्नमेंट आई थी वो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम थी और इंडिया ने उसके अपोजिशन में जाकर के डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो उसके बेस के ऊपर जो लीडर्स थे उनके सामने कई सारे चैलेंजेस भी थे। यानी चैलेंजेस किस बेस के ऊपर है कि अकॉर्डिंग टू देम, यानी जो आपके जो लीडर्स थे, अपने लीडर नहीं, जो वर्ल्ड के दूसरे लीडर थे या दूसरे कंट्रीज थे, वो क्या मानते थे कि डेमोक्रेसी के बेस के ऊपर अलग अलग आइडियोलॉजी सामने आती है और उनके बेस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं आइडियोलॉजी, तो उससे गवर्नमेंट है जो इनस्टेबल हो जाती है। तो उन लोगों का मानना था कि इस स्टेबिलिटी को रोकने के लिए, इस इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए जरूरी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो बार बार एक के बाद एक क्रिएट हो, वहां पर कौन सी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाए, वहां पर डेमोक्रेटिक की जगह नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए। तो अब इंडिया के जो लीडर ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट टास्क जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो था कि भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाए। अब बेटा इलेक्टेड गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने से पहले ऑब्वियसली बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट कर लिया था और उसको एडॉप्ट करने के बाद में 24 जनवरी 1950 को 284 जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन मेंबर्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर किए थे। आफ्टर देन 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स के अंदर आया था और उससे पहले यानी 1947 से 50 तक का जो टाइम पीरियड था, या जो फर्स्ट इलेक्शन जो हमारा आएगा उससे पहले तक का जो टाइम पीरियड था, ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को इंडिया की गवर्नमेंट हैंडओवर कर दी थी और उस गवर्नमेंट को नाम दिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट। यानी इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है कि वो गवर्नमेंट जो कि
तब तक काम करेगी तब तक कि जब तक नई गवर्नमेंट चूज होकर के नहीं आ जाती। तो उस एग्जिस्टेंस के अंदर जो फर्स्ट टास्क था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो ये क्या था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को चूज किया जाए। अब उसके लिए जरूरी था इलेक्शन करवाना। तो इलेक्शन कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई, इलेक्शन कमीशन। और जो फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट जो हमारा इलेक्शन कमीशन बना था वो बना था 1950 के अंदर। और सुकुमार सेन फर्स्ट इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे। तो कंट्री फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर एक्सपेक्टेड समटाइम्स इन 1950 इटसेल्फ। माना गया कि भाई आने वाले टाइम के अंदर कंट्री 1950 के अंदर इलेक्शन करवा लेगी, क्योंकि इंडिया जैसे लार्ज कंट्री के अंदर जहां पर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के ऊपर है, आपके रिलीजन के बेस के ऊपर और रीजन के बेस के ऊपर, इतनी तरह की डाइवर्सिटी के अंदर इंडिया में इलेक्शन को हेल्ड करा पाना पॉसिबल नहीं था कि जिसके बेस के ऊपर इलेक्शन सरवाइव कर पाए। जो हमारी इंडिया के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, रफली पॉपुलेटेड एरिया के बेस के ऊपर बनाई गई, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव उस समय पर 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था। तो अब इलेक्शन किस बेस के ऊपर हो, तो इसके ऊपर तो किसी को कोई शक शुबा नहीं था, इधर कोई डाउट था कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस के ऊपर हम इलेक्शन को हेल्ड कराएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने इलेक्शन को हेल्ड करवाना। अब इसके आगे भी इलेक्शन कमीशन के सामने कई तरह के एक के बाद एक पीरियडिकली इलेक्शन को हेल्ड कराया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी जो कि अमेरिका और यूरोप के कंट्री के अंदर जो एग्जिस्ट हुई थी, वहां पर मोस्टली जो पीपल थे वो लिटरेट पीपल थे। और इंडिया के अंदर उस समय पॉपुलेशन काफी ज्यादा इलिटरेट थी। तो इलिटरेट पॉपुलेशन को साथ में लेकर के इलेक्शन को हेल्ड कराना इलेक्शन कमीशन के सामने एक डिफिकल्ट टास्क था। वन से यानी फाइनली इसको हेल्ड कराने से पहले 2 बार प्रपोजल भी आया, लेकिन उस समय पर उस प्रपोजल को पोस्टपोन कर दिया गया और लास्ट के अंदर 1952 के अंदर इलेक्शन हेल्ड करवा दिए गए। उस समय पर इलेक्शन को हेल्ड करवाने में पूरे कंट्री के अंदर एक जनरल इलेक्शन हेल्ड कराने के अंदर अप्रॉक्स 6 मंथ का टाइम पीरियड लगा था। इसके अंदर कंपेनिंग भी था, पोलिंग भी था, काउंटिंग भी था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई थी। तो पूरे वर्ल्ड के सामने एक लैंडमार्क था कि इंडिया ने 1952 के अंदर जनरल इलेक्शन डेमोक्रेटिकली बेसिस के ऊपर जो गवर्नमेंट को चूज करने के लिए बनाया गया था या इलेक्शन हेल्ड करवाए गए थे, उस इलेक्शन को हमने सेटअप कर दिया था। एक ये पूरे वर्ल्ड के सामने एक लैंडमार्क बन गया था। जो डोमिनेंस था कांग्रेस का, ऑब्वियसली बात है कि एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया था। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो गवर्नमेंट हैंडओवर की थी कांग्रेस को ही की थी और एक लार्जेस्ट नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस डेवलप हो चुकी थी। तो फर्स्ट इलेक्शन के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट इलेक्शन बड़ी एक मेजॉरिटी के साथ में जीता था। इसमें किसी को कोई सरप्राइज नहीं था कि भाई जो लीगेसी मिलेगी, जो मेजॉरिटी मिलेगी वो गवर्नमेंट को मिलेगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, ये एक आपके नेशनल मूवमेंट से इमर्ज हुई एक पार्टी थी। पूरे कंट्री के अंदर ये पार्टी फैली हुई थी। ऑब्वियसली बात है कि वोट भी इसको ही किया गया और इस पार्टी ने उस समय पर जो हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर 489 सीट्स थी और उस सीट्स के अंदर से 364 सीट किसने जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीट्स को अपने कब्जे में लिया था, या फिर कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीट्स जो हैं वो जीती थी। तो आईएनसी हेड चारिस्टिक लीडर्स, उनके सामने एक बहुत बड़े लीडर थे जो रीजन था उसका नेशनल मूवमेंट से निकले हुए लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था। अब जो कांग्रेस ने आपके जो मेजॉरिटी पूरे सारे स्टेट्स के अंदर करीब करीब ली थी, लेकिन जो आपका ट्रैवनकोर, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा, ये एक ऐसे स्टेट्स थे जिसके अंदर की कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। जवाहरलाल नेहरू उस बेसिस के ऊपर फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के
ऑप्ट किए गए थे। तो वोटिंग है जो हुई थी, अब ये वोटिंग का सिस्टम की हम बात करें, बहुत बड़ी उसके अंदर तो यानी पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर के लोगों को उनके नेम लिखे हुए थे, पोलिंग बूथ के ऊपर बैलेट पेपर मिला हुआ था, बैलेट पेपर के ऊपर लोगों के नेम थे, पार्टी का साइन था और उसके सामने ब्लैंक स्पेस था, मोहर लगानी थी, जहाँ पर जिसको ज़्यादा वोट मिले वो पर्सन को जीतना था। तो ये सारी चीज़ें और ये पोलिंग बॉक्सेस, ये बॉक्सेस कहाँ रखे हुए थे, पोलिंग बूथ। एज यू नो डैट पोलिंग बूथ कौन सा है, एक प्लेस होता है जहाँ पर कि इलेक्शन हेल्ड करवाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब धीरे धीरे है जो ये मेथड है जो वोटिंग का भी क्या होता गया, चेंज होता गया। तो वोटिंग का जो मेथड चेंज हुआ वो एकदम से नहीं हुआ था। आफ्टर द फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शन के बाद में बैलेट पेपर विद द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द कैंडिडेट वाज इंट्रोड्यूस, यानी पहले तो अलग था, उसके बाद में बैलेट पेपर के अंदर नेम भी उसका आया, उसके बाद में सिग्नेचर और उसके बाद में फिर उसका ब्लैंक स्पेस रहता था जहां पर कि उसको वोट देना था। तो बाय द एंड ऑफ द अब 90s तक आते आते ये सिस्टम भी क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। अब बैलेट पेपर की जगह के ऊपर ईवीएम को सामने लेके आया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसने बैलेट पेपर को रिप्लेस कर दिया था। तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा आगे बढ़ता गया, नई नई टेक्नोलॉजी को भी सामने अडॉप्ट करता गया और कांग्रेस का जो डोमिनेशन चला हुआ आ रहा था स्टार्टिंग के अंदर से फर्स्ट 3 इलेक्शन के अंदर, तो डेफिनेटली कांग्रेस का फेज बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया कांग्रेस का जो सपोर्ट था, सपोर्ट बेस रेगुलर डिक्लाइन होता चला गया। जो मैंने बताया था 2-3 कंट्री जो स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर भी इस कांग्रेस का डोमिनेशन पूरा का पूरा ही आया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस कम होता चला गया। तो कांग्रेस अचीव्ड मैच्योरिटी असेंबली इलेक्शन एज वेल एज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रावनकोर, कोचीन, मद्रास, उड़ीसा। ये रीजन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे कंट्री के अंदर कांग्रेस ने मेजोरिटी गेन कर ली थी, यानी स्टेट इलेक्शन के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी। और इन ऑल दीज स्टेट्स कांग्रेस फॉर्म्ड ए कोलिशन गवर्नमेंट, यानी यहां पर मेजोरिटी में तो नहीं आई थी बट कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के अंदर कांग्रेस सक्सेस रही थी। अब कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या चीज है, तो coalition form of government when several parties come together to form the government. When no one party is having the clear majority in the parliament or assembly, then several parties come together to form the government. That kind of government is known as the coalition government. तो रीजन भी क्लियर कि बिकॉज उस समय पर कांग्रेस को उन स्टेट्स के अंदर मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो कई सारे दूसरे पार्टीज के साथ में मिलकर के इसलिए गवर्नमेंट बनाई थी। तो उस गवर्नमेंट को क्या नाम दिया गया, कॉलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम दिया गया। जो सेकंड जनरल इलेक्शन था 1957 के अंदर, तो इसके अंदर सीट्स इंक्रीज होकर कितनी हो गई थी 494, और उसके अंदर 371 सीट कांग्रेस से जीत ली थी। और जो थर्ड इलेक्शन था 1962 का जनरल इलेक्शन, उसके अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा था, यानी 361 सीट्स इसने जीत ली थी। तो हर इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का 1952 से 57 के अंदर, उसके बाद में 62 के इलेक्शन में ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ। अब असेंबली इलेक्शन के अंदर एक्सेप्ट फ्यू केसेस कांग्रेस मैनेज टू गेट मेजोरिटी, यानी कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर उसको मेजोरिटी मिल गई थी। केरला के अंदर सीपीआई लेड कोलिशन गवर्नमेंट, और इसने 1957 का अपना इलेक्शन जीत लिया था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने केरला के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रखी थी और उसने 1957 का स्टेट इलेक्शन जीत लिया और गवर्नमेंट बनाई थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को हराया था इलेक्शन में, कब 1957 केरला के अंदर, तो पार्टी उसके अंदर 126 वोट जीती थी, सीट में से 60 सीट्स इसलिए जीती थी एंड हैड सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट, क्योंकि बिकॉज इनको 63 मेंबर चाहिए थे, 63-64 मेंबर मेजोरिटी के लिए, उसके पास में 3-4 मेंबर कम पड़े, तो 5 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे सीपीआई ने उनका सपोर्ट लिया और वहां पर अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी थी।
जो सीपीआई हैड कम टू पावर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। अब ये किस बेस के ऊपर आए थे कि हम है जो क्या बोलते हैं, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एक के बाद एक तेजी से चेंज होने वाली पॉलिसी लेके आएंगे, जिससे कि कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है, ये दूसरी जो चीजें हैं, उनको खत्म किया जा सके। अब आता है आपका द नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेशन। The nature of the Congress dominance was different than one party rule, where opposition party were not allowed to contest election. तो जो कांग्रेस का डोमिनेशन, जो हम कहते हैं कि भाई वन पार्टी रूल से बिल्कुल अलग था। वन पार्टी रूल आपका कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर नो वन अदर पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस कांग्रेस का था। कांग्रेस का इस बेस के ऊपर कि भाई कई सारी पार्टीज आपस में मिलकर के अपना क्या बना सकती हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकती है, और जो पार्टी जीतेगी वो गवर्नमेंट बना सकती है। तो उस बेस के ऊपर कांग्रेस का डोमिनेशन जो था वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल अलग था। इट वाज डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड मैनी पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, बट कांग्रेस स्टिल मैनेज टू विन विद ए कन्विंसिंग मार्जिन। कई सारी पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस बनाए रखा और आराम से एक बड़े मार्जिन के साथ वो जीत हासिल करती रही। रीजन्स बिहाइंड द कांग्रेस डोमिनेशन। अब भाई इसके पीछे क्या रीजन था जो कांग्रेस इतनी पावरफुल रही, जीतती रही इलेक्शन? तो कांग्रेस वॉन द इलेक्शन कंटिन्यूअसली ड्यू टू इट्स लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे मेन रीजन था कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के ऊपर सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने कि नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। लोगों को इसके ऊपर फेथ था, लोगों को ये मानना था कि ये पार्टी हमारी एस्पिरेशंस को, हमारी डिजायर को ये फुलफिल करेगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था। कांग्रेस वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सेटल्ड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी नेशनल लेवल के ऊपर, उसके बाद स्टेट लेवल के ऊपर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। यानी ये पार्टी का एक जो डोमिनेंस सिस्टम था, या फिर अपन बोलते हैं कैटर था, वो पूरा बना हुआ था, विच वॉज नॉट इन केस विद ऑल अदर पार्टीज प्रेजेंट इन इंडिया। और ये सारे सिस्टम जो कांग्रेस का सिस्टम था वो उस समय पर और किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं था। अब कांग्रेस सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस वाज ए रेनबो लाइक। अब रेनबो का मतलब यानी कई सारी इसके एक साथ में एक आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं थी। कांग्रेस के अंदर अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी साथ में इंक्लूड हुई थी। आपके जैसे सोशल कोलिएशन विच रिप्रेजेंटेड इंडियाज डाइवर्सिटी, यानी सोसाइटी के बेस के ऊपर इंडिया के अंदर कौन कौन सी सोसाइटी चल रही हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग सेक्शन। फर्स्ट वन इज पीजेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। अब कौन कौन सेक्शन को रिप्रेजेंट करती थी? इसके अंदर गरीब किसान भी था, तो एक पूंजीपति लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, अर्बन डिवेलपर्स एंड विलेजर्स, शहरी लोगों की पार्टी थी, गांव वालों की भी थी, वर्कर्स की भी थी और ऑनर्स की भी थी। सारे सोसाइटी के लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे। अब कोलिशन लाइक करेक्टर ऑफ कांग्रेस गैव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ, यानी जो इसका दूसरी पार्टी के साथ में आइडियोलॉजिकल मेल मिलाप हुआ, उसने भी कांग्रेस को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी। इन ए कोलिशन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम व्यू, यानी एक कट्टरपंथी पार्टी के रूप में सामने नहीं थी। देयर इज ए बैलेंस ऑफ व्यूज ऑन ऑल इशू, कॉम्प्रोमाइज एंड इल्यूसिविराइज, यानी दोनों के अंदर इसलिए अपना व्यूज एक बैलेंस के रूप में बना करके रखा था। कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एंड अकोमोडेट ऑल शेड्स। अब यानी रेडिकल, राइटिस्ट, सोशलिस्ट, तीनों चीज़ों को इसलिए अपने तरीके से एक साथ मिला करके रखा था। और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, अलग अलग जो विचारधारा के लोग थे, सभी लोग कांग्रेस के साथ में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। अब आता है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन। The coalition of the Congress gave unusual strength as a coalition has to strike a balance on all issue, यानी सारे इशू के ऊपर coalition फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट बनाई थी उसके अंदर भी इसलिए अपना बैलेंस बना रखा था। और जो कॉम्प्रोमाइज ये दूसरी पार्टी के साथ में जो इसने किया था उसके ऊपर भी एक लैंडमार्क साबित हुआ। तो ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशन ऑफ वेरियस ग्रुप,
यानी कई सारी जो टॉलरेंस वाली बात है, रिलीजियस टॉलरेंस, किसी एक रिलीजन को लेकर के पार्टी नहीं चल रही थी, सारे रिलीजन को अपने साथ में ले रही थी, तो उसके बेस के ऊपर भी इसके अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप के लोग साथ में जुड़ रहे थे, तो वो भी एक मेन फैक्टर था इसके डोमिनेशन का। द पीपल रिमेन इनसाइड द पार्टी एंड आर कॉल्ड फैक्शंस, जो पार्टी के अंदर लोग थे वो भी है जो क्या बोलते हैं अपनी बात को लोगों के सामने पुटअप कर सकते थे, अथॉरिटी के सामने पुटअप कर सकते थे। लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड इंटरेस्ट रिमेन्ड विद इन द कांग्रेस। अब बी आर, अपन एग्जाम्पल लेते हैं B.R. अम्बेडकर का, सरदार पटेल का, इनका जो नेहरू जी के साथ में इनके काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, डिस्प्यूट थे, लेकिन फिर भी ये इसके साथ में जुड़े हुए थे, जो कि कांग्रेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करता है। तो ये दीज आर द रीजंस जिसकी बेस के ऊपर कांग्रेस का डोमिनेशन चला रहा। अब आता है आपका इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी के अंदर सबसे पहले आपकी आती है सोशलिस्ट पार्टी। जो सोशलिस्ट पार्टी है 1934 के अंदर बनी थी, यानी ये भी नेशनल मूवमेंट के टाइम के ऊपर ही बनी थी, कांग्रेस के साथ में मिलकर के इसको बनाया गया था। और 1948 के अंदर सोशलिस्ट पार्टी, सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बनी, अलग से सामने आई थी। और इसका दिस वन इज द सिंबल। जो सोशलिस्ट पार्टी किस चीज में बिलीव करती थी? इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सिस्टम के बेस के ऊपर सोशलिज्म को आगे बढ़ाया जाए, उस बेस के ऊपर ये बिलीव करती है, मेन प्रिंसिपल था। दे क्रिटिसाइज कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड इग्नोरिंग वर्कर्स एंड पीजेंट, क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी को इसने अडॉप्ट किया था। तो उस बेस के ऊपर इस सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे उनको लगता था कि कांग्रेस जो है कैपिटलिस्ट और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको फेवर कर रही है, और जो बैकवर्ड क्लास के जो पुअर पीपल हैं उनको ये टोटली इग्नोर कर रही है। तो मैनी पार्टीज फॉर्म्ड आफ्टर स्प्लिट्स एंड रिन्यूएशन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। अब इस पार्टी से कई दूसरी पार्टीज भी सामने आई थी, जस्ट लाइक जैसे कि आपका किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी जो पार्टी जो डेवलप हुई थी वो सोशलिस्ट पार्टी से स्प्लिट्स होकर के, अलग होकर के पार्टीज बनी थी। जो कॉन्टेम्प्रेरी पार्टीज जैसे कि आप अपन बात करें प्रेजेंट के अंदर, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इन सबकी जो मेन जड़ें हैं वो सब किसके उसमें हैं? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। जस्ट लाइक समाजवादी पार्टी जो कि अपने मुलायम सिंह यादव के थ्रू आगे बढ़ाई हुई थी, आपके अखिलेश यादव जिसको लीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ये आपका लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड ये आपका नीतीश कुमार की पार्टी है। तो ये जो पार्टी जो डेवलप हुई थी एक के बाद एक, वो सब सोशलिस्ट पार्टी से ही निकली हुई हैं। अब आता है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आपका 1920 के अंदर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर इमर्ज हो गई थी, और 1941 तक आते आते कम्युनिस्ट पार्टी वर्क विद द कांग्रेस एंड इट्स वे, यानी 1941 तक कम्युनिस्ट पार्टी जो वर्क कर रही थी, जो मूवमेंट वगैरह चला रही थी, जो कुछ भी हो रहा था वो कांग्रेस के साथ में मिलकर के आगे बढ़ा रही थी। इट हैड ए वेल सेटल्ड पार्टी मशीनरी एंड डेवोटेड कैडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जस्ट लाइक कांग्रेस की तरह इसका भी अप्लाई कैडर बन चुका था। नेशनल से लेकर के ग्राउंड रूट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये पार्टी इंडिपेंडेंस के टाइम तक आते आते सेटल हो गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज सोशलिस्ट एंड प्रो रशिया आइडियोलॉजी, यानी इसकी अब कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया की थी उसके अंदर दो आइडियोलॉजी चल रही थी, एक थी आपकी सोशलिस्ट और दूसरी थी प्रो रशिया आइडियोलॉजी। अब इसी आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर ये जो सोशलिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो डिवाइड होगी। एक पार्टी आपकी सीपीआई बनेगी, दूसरी पार्टी आपकी सीपीआईएम बनेगी। द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू टू आफ्टर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, यानी प्रो चाइना और प्रो रशिया पॉलिसी के बेस के ऊपर पार्टी डिवाइड हो गई थी। द प्रो सोवियत यूनियन पार्टी जो सोवियत यूनियन के बेस के ऊपर चल रही थी पार्टी, वो क्या कहलाई? आपकी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जो इसकी अपोनेंट पार्टी थी वो क्या कहलाई? आपकी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? ये आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपके 1934 के अंदर इसको बनाया गया था।
अब आता है आपका भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो आज हम बीजेपी देखते हैं वो एक तरह से भारतीय जनसंघ का ही पार्ट था। तो भारतीय जनसंघ ये आपकी 1951 के अंदर इस पार्टी को बनाया गया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको स्टार्ट करा था और इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी ये आरएसएस के साथ में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन, उसके साथ में इसकी जड़ें जुड़ी हुई थी, हिंदू महासभा के साथ में। और इसलिए इसका मेन प्रिंसिपल था कि भाई इंडिया जो है एक कंट्री के रूप में, एक वन कंट्री के रूप में रहना चाहिए और वन कल्चर एंड वन नेशन थ्योरी इसका मेन प्रिंसिपल था। The party believed that the country could become modern and progressive on the basis of Indian culture and tradition। यानी कंट्री को मॉडर्न होना जरूरी है, लेकिन जो हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है, कस्टम है, उसको सेव करते हुए, उसको प्रिजर्व करते हुए हम इंडिया को मॉडर्न करें, ये इसका मेन प्रिंसिपल था। तो इट हैड कॉल्ड फॉर इंडो पाक रूइंस एज अखंड भारत। जब है जो इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हुआ था, तभी भी इस पार्टी ने उस चीज़ के ऊपर भी कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर के अखंड भारत बनाना चाहिए। इट हैड आस्क्ड गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज हिंदी एंड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी को बनाने के लिए भी इस पार्टी ने डिमांड करी थी। द पार्टी एडवोकेटेड एग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर आर्म। अब यानी जो चाइना के टाइम के बाद, जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, तो उसके बाद में इस पार्टी की एक पॉलिसी और चेंज आई थी कि भाई हमें भी एग्रेसिव मोड को अडॉप्ट करना चाहिए और डिफेंस पॉलिसी हमारी डेवलप होनी चाहिए। जो कंट्री के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज को बना रहे हैं, हमें भी हमारी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए इन वेपन्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी किसका रूट्स इसकी किससे जुड़ी हुई है? भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई है, जो मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद में आया आपका स्वतंत्रता पार्टी। अब ये जो पार्टी थी, इसको सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बनाया था 1959 के अंदर। द पार्टी फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। यानी ये किस चीज़ को बताती है कि भाई जो कैपिटलिस्ट है उसका ये फेवर करती है, जिसके बेस और क्या चाहती है कि गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो इट इंसिस्टेड एक्सपेंशन ऑफ ओपन प्राइवेट सेक्टर, अपोज द टैक्स रेजिम एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। यानी छोटी छोटी कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लाइसेंस लगा रखा है, कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा रखी है। तो पार्टी कहती थी कि ये इस टाइप की पॉलिसीज़ को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और स्वतंत्र पार्टी अपोज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, यानी जो NAM जो नेहरू जी के टाइम के ऊपर चालू हुआ था, उसको भी इस पार्टी ने क्या किया था, उसको भी इस पार्टी ने क्या किया था कि ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है उसका भी उसने अपोज किया था। यानी ये पार्टी क्या चाह रही थी कि आपको एक ग्रुप को, यानी USSR या USA, दोनों में से एक ग्रुप के आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसने सोवियत यूनियन की जो फ्रेंडली पॉलिसीज थी उसका दे एडवोकेटेड प्रो US पॉलिसी, यानी अमेरिका की पॉलिसी को इसने फेवर किया था और सोवियत यूनियन की पॉलिसी का इसलिए अपोज किया था। रीजन भी था, BR अम्बेडकर भी इसी फेवर में थे कि आपको अमेरिका के ग्रुप के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है पहले से ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जबकि जो USSR है आपका, वो आपका नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से हमारी और उसकी पॉलिसी मैच खाएगी, तो हमें उसका फेवर करना चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में